सर्वोदय नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो हम लोग आज इस क्लास में नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, जिसका मैंने पीडीएफ आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया था। तो जो पीडीएफ मैंने आपको पहले प्रोवाइड कराया था उसमें आपका आधे नोट्स है। वो चैप्टर ये काफ़ी बड़ा है। चैप्टर का नाम है आपका द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है आपका, और इस चैप्टर का ऑप्शन में भी है आपका जो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर नंबर 3 है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। बट ये चैप्टर आपका, क्योंकि मैंने आपको इकोनॉमिक्स में ग्लोबलाइजेशन पढ़ा रखा है, इसलिए मैं इसको रिलेट करके इसको पढ़ा लूँगा और आपको आसानी भी होगी। इससे आपका इकोनॉमिक्स का भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपका हिस्ट्री का। इकोनॉमिक्स मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका है, इसलिए मैंने एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं पढ़ा के मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ा रहा। तो मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए वो आधे नोट्स है, वो कंप्लीट नोट्स नहीं है। पहले मैं उस नोट्स तक आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद मैं आपको आगे के नोट्स प्रोवाइड करूँगा, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक से मेरा भी क्लास जूम पे चले लाइव, तो मैं जूम पे भी आपको डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो हम लोग पहले आते हैं द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इससे पहले मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से मतलब क्या है कि दुनिया में कैसे ग्लोबलाइजेशन का विस्तार हुआ, ग्लोबलाइजेशन कैसे स्प्रेड हुआ एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में। सो मेनली हम लोग मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड बनाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए। पहले मेकिंग ग्लोबल वर्ल्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, हर एक कंट्री एक दूसरे से क्या करे, अपने आइडियाज़, टेक्नोलॉजी, ट्रेड और थाट्स को शेयर करे। वो आपका ह्यूमन भी हो सकता है, पीपल्स भी हो सकते हैं। पीपल में कैसे, लेबर, जैसे एम्प्लॉयमेंट शेयरिंग। जैसे हम इंडिया के बहुत सारे डॉक्टर, साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, अमेरिका, यूरोप में जाकर वर्क करते हैं, तो वो क्या एक तरह का आपका ह्यूमन शेयरिंग हो जाएगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट शेयरिंग। इस तरह से हम लोग अपने कंट्री को ग्लोबलाइजेशन में ला सकते हैं, शेयरिंग करके। तो वर्ड आता है आपका ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, पहला क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन में मेनली होता क्या, शेयरिंग ऑफ, एक देश दूसरे देश से शेयर करता है अपने आइडियाज, थाट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स। आपके प्रोडक्ट्स में बहुत सारे हो सकते हैं, ह्यूमन प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, ह्यूमन सर्विसेज भी हो सकते हैं। सर्विस को भी, जैसे सर्विस में क्या होता है, ह्यूमन में लेबर आपने शेयर कर रहे हैं कि इंडिया में लेबर सस्ता है, तो यहाँ से अमेरिका में ले जाते हैं, डिपोर्ट करते हैं आपके, वो क्या करते हैं उसको, मीडिएटर, दलाल लोग उसको क्या करते हैं, यहाँ से भेज देते हैं, वहाँ पे फिर जाके अदर कंट्री में जाकर बंधुआ मजदूर बनते हैं और वहाँ पे वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से शेयरिंग होना स्टार्ट हो गया था। तो ये मॉडर्न में नहीं है, आप लोग को लगता है कि यहाँ भी लेबर शेयर किया जा रहा है, उसको ब्लॉक में रख के, ऐसा नहीं है। ये पुराने ज़माने से चला आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 1400 BC से, बिफोर क्राइस्ट से चलता आ रहा है। 1400 BC से ये चलता आ रहा है, ये फेनोमेना आपका। ठीक है, तो ये फेनोमेना पहले से ही चलता आ रहा है, और इसको आगे आते आते इसको प्री मॉडर्नाइज कर दिया गया, मॉडर्न युग में ग्लोबलाइजेशन का नाम दे दिया गया। तो इससे पहले आपने चैप्टर पढ़ा हुआ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें आपने पढ़ा हो कैसे कैसे अलग अलग देश, कंट्री डिवाइड होकर अलग अलग देश अपना लॉ बनाया। आपको पता ही होगा, रशिया बना, यूरोप में बना, बहुत सारे कंट्रीज आपके अलग हो गए। इंडिया में कैसे नेशनलिज्म आया, इंडिया में कैसे लॉ और आज़ादी मिली, ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, कंट्री तो बन गई, पर एक कंट्री दूसरे कंट्री, उसमें भी आप पढ़ा होगा, एक कंट्री दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट थी कि नहीं। डिपेंडेंट किस पे थी, या तो कोई कंट्री दूसरे कंट्री पे फूड पे डिपेंडेंट है, तो कोई कंट्री उस कंट्री के साथ टेक्नोलॉजी के मामले में डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंसी, ये वर्ड आया ना, डिपेंडेंसी, एक दूसरे पे डिपेंड होना। इंडिपेंडेंट नहीं कि हमारे पास सब कुछ नहीं है, और किसी के पास टेक्नोलॉजी है तो उसके पास खाने एग्रीकल्चर के लिए फूड नहीं है, तो वो डिपेंड है कि नहीं, दूसरे कंट्री से उसको फूड आएगा तभी वो अपने कंट्री के लोगों को खिला पाएगा, पूरे पेट भर पाएगा उसका, लोग के देश का। तो ये डिपेंडेंसी ही आपका मेन कारण हुआ ग्लोबलाइजेशन का, ये बढ़ावा दिया। डिपेंडेंसी, एक दूसरे कंट्री पे डिपेंड होना ही मेन कारण हुआ आपके ग्लोबलाइजेशन का। तो ग्लोबलाइजेशन में मेनली क्या करते हैं हम लोग, कि शेयरिंग करते हैं, एक देश दूसरे देश के साथ क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, गुड्स, थाट्स, आइडिया, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, ये सब क्या करते हैं, शेयर करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। तो ये कंट्री क्या करता है, ग्लोबलाइजेशन में क्या करता है, पूरे कंट्री को एक इंटीग्रेट माध्यम, एक पूरे वर्ल्ड कंट्री को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। क्या करता है, एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इस प्लेटफॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। इस प्लेटफॉर्म पे आके आप अपने आइडिया, शेयर, थाट्स, एडवाइस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन को एक कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या होते हैं, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जो आपको मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया। तो इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत आपकी 1915 में, 1915 में इसकी शुरुआत हुई। तो ग्लोबलाइजेशन में समझ में आ गया क्या होता है, शेयरिंग ऑफ आइडियाज। वो आपको प्रोडक्ट्स, गुड्स, थाट्स, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, ट्रेड के थ्रू ग्लोबलाइजेशन बढ़ा। ठीक है, तो
इसको करने के लिए आपको एक पाथ चाहिए, रास्ता चाहिए, रास्ता चाहिए ना जी। आप कैसे ट्रेड कीजिएगा एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, आपको व्यापार करना तो कैसे कीजिएगा? आपको रास्ता ही नहीं पता कि हम यहाँ से उस कंट्री तक कैसे जाएंगे। आपको जब रास्ता ही नहीं पता है तो कैसे ट्रेड कीजिएगा? तो ट्रेड करने के लिए आपको रास्ता जाना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इस आपके बुक में मेंशन किया गया है सिल्क रूट। सिल्क रूट, तो सिल्क रूट से ये मत समझिएगा कि उस रूट से सिल्क ही सिर्फ ट्रेड किया जाता था, व्यापार उस रास्ते का यूज सिर्फ सिल्क के व्यापार के लिए किया जाता है, ऐसा नहीं है। सिल्क रूट इसलिए बोला गया इसको कि इस रूट को सिल्क रूट इसलिए बोला गया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट माना गया उस पीरियड का, जिसके थ्रू बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री हमारे एशिया कंट्री के साथ, एशियन कॉन्टिनेंट के साथ जुड़े थे और उसके माध्यम से वो ट्रेड कर रहे थे। तो सिल्क रूट भी दो तरह का था, एक था आपका वाटर रूट, दूसरा था लैंड रूट। ये दो तरह के सिल्क रूट थे। इस सिल्क रूट से क्या होता था, जितने भी वेस्टर्न कंट्री थे, यूरोपियन, अमेरिकन, वो हमारे कंट्रीज एशियन कॉन्टिनेंट से वो ट्रेड करते थे, इसलिए इसको सिल्क रूट बोला गया, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट था। सिल्क रूट हम लोग वाटर के रास्ते, पानी के रास्ते भी, बड़े बड़े जहाज के रास्ते हम लोग इससे व्यापार कर रहे थे। लोग आ जा रहे थे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, अपने आइडियाज आउट और पीपुल्स के शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा था आपका लैंड रूट। जो क्या था लैंड रूट आपका मेनली, लैंड रूट में मेनली क्या होता था कि आपका, इससे ये समझिए कि जो आपके एशियन कॉन्टिनेंट को तो एक अपने कॉन्टिनेंट के, एशियन कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्रीज है, एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में जाने के लिए आपको कोई बाहरी समुद्री रास्ता तो नहीं तय करना होगा, क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक एशियन कॉन्टिनेंट में आ रहा है। तो वो अपने एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए वो क्या करेंगे, लैंड का यूज करेंगे। उसको क्या हमने बोला क्या, लैंड रूट। तो सबसे पहले ऐसे ही घूमते फिरते में ही लैंड रूट का आविष्कार करने के लिए ऐसे ही बोला जाता है अप्रॉक्सीमेटली, आपको अब ज़्यादा ही पता होगा क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को ड गामा के बारे में, कि इंडिया की खोज वास्को ड गामा ने किया, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिकन कॉन्टिनेंट की खोज की थी 1498 में। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिकन आइलैंड की खोज की थी, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन आइलैंड की। तो आपको पता ही होगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस किसको खोजने गया था, पहले वो निकले आया था कि इंडिया का रूट खोजने आया था, वो इंडिया खोज करने के लिए गया था, और बाय मिस्टेक को किसको खोज कर लिया था, नॉर्थ अमेरिकन आइलैंड्स को, जिसको हम लोग अभी कैरेबियन कंट्रीज बोलते हैं, वेस्ट इंडीज। क्या बोलते हैं उसको अभी प्रेजेंटली में, उस कंट्री को जिसको क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था उसको बोलते हैं लोग वेस्ट इंडीज, ठीक है, क्योंकि वो इंडिया खोज करने गया था और बाय मिस्टेक उसको वेस्ट इंडीज मिल गया, वो सॉरी अमेरिकन कंट्रीज, अमेरिकन आइलैंड मिल गया, नॉर्थ अमेरिकन आइलैंड, और वो उसको इंडिया नाम दे दिया। बाद में वास्को ड गामा ने बोला कि नहीं, आपने उसको बताया कि उसने खोजी इंडिया की, इंडिया ईस्ट साइड में ना कि वेस्ट साइड में, ये आपने गलत खोज लिया, तो उसका नाम बदल दिया गया कि नहीं ये इंडिया है, मेन इंडिया ये है हमारा भारत, वो आपका अदर कंट्री है। तो उसने नाम क्या चेंज कर दिया उसका, इंडिया से वेस्ट इंडीज। क्यों? क्योंकि वो वेस्ट साइड में था, आप देख सकते हैं इक्वेटर मैप में वो वेस्ट साइड में, इसलिए उसका नाम पड़ गया वेस्ट इंडीज। तो सपोर्ट अब हम लोग आते हैं शेयरिंग 1950 में, तो शेयरिंग स्टार्ट हो गया था, ग्लोबलाइजेशन आ गया था, हम लोग अपने फूड को, टेक्नोलॉजी का आइडिया को शेयर कर रहे थे एक देश से दूसरे देश में। तो वो शेयरिंग करने का माध्यम क्या है, किस तरीके से शेयर कर सकते थे, तो उसको हम लोग सिल्क रूट को पता किया कि सिल्क रूट कौन कौन से थे, तो वाटर वे था, जैसे आपके जितने भी यूरोपियन देश थे वो क्या करते थे, चाइना से जितने भी सिल्क वाले प्रोडक्ट होते, रॉ मटेरियल्स को उस माध्यम से शेयर करते थे, और धीरे धीरे पहले तो सिल्क शेयर करने लगे थे कि वो जितने भी सिल्क हो रहे थे चाइना में, वो उसको लेकर अपनी नॉर्थन अपना यूरोप उस रास्ते से अपने पास ले जाते थे, और वहाँ पे जाकर कपड़ा बनाते थे सिल्क का, ठीक है, रॉ मटेरियल चाइना से ले जाते थे और अपने यहाँ प्रोडक्ट बनाते थे, फाइनल प्रोडक्ट। तो इस तरह से उसको सिल्क रूट नाम दिया गया। पहले उसमें सिल्क का ही ट्रेड किया गया था उस रास्ते से, सिल्क रूट। बाद में धीरे धीरे बहुत सारे इंडिया को भी उसमें ब्रिटिश लोग ने कैप्चर किया, चाइना सबको रूल किया, और यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ रॉ मटेरियल थे जिनकी ज़रूरत के लिए, उनको उसी सिल्क रूट से वो ले गए, ठीक है। तो मेनली सिल्क रूट का काम क्या था, टू कनेक्ट द वेस्टर्न कंट्री टू द एशियन कॉन्टिनेंट, इज कॉल्ड अ सिल्क रूट। इन अ वाटर वे सिल्क रूट आर टू वेज, इन वाटर वे सिल्क रूट एंड लैंड वे। वाटर वे से जितने भी आपके वेस्टर्न अदर कॉन्टिनेंट के लिए वेस्टर्न कॉन्टिनेंट थे वो एशियन कॉन्टिनेंट से जुड़े थे वाटर वे से, इसलिए वाटर वे सिल्क रूट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। लैंड सिल्क रूट एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी देश थे, तो वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जुड़ने के लिए एशियन कॉन्टिनेंट में वो लैंड वे का यूज करते थे, लैंड रूट का यूज करते थे, ठीक है। इसकी शुरुआत 1915 में हो गई थी। तो 1915 में देखा गया कि सबसे पहले आपका चाइना से सिल्क ले जा रहे थे,
बोट के थ्रू, जहाज के थ्रू, पानी के थ्रू, कौन? यूरोपियन। ठीक है, धीरे धीरे उनको लगा कि नहीं इसके आगे अब बहुत चीज़ बढ़ना चाहिए और भी बहुत सारे यहाँ पे रॉ मटेरियल्स है जो हमें बहुत जरूरत है, जैसे स्पाइस, चाय, कॉफ़ी वगैरह चाइना में प्रोडक्ट्स होने लगे इंडिया में। और उधर से क्या आ रहा था वापस, इधर से ये रॉ मटेरियल लेके जा रहे थे, उधर से क्या लेके आ रहे थे, उधर से वो लोग फाइनल गुड्स बना के, जो रॉ मटेरियल लेके जा रहे थे उसका फाइनल गुड्स बना के हमें यहाँ के लोगों को दे रहे थे। दे क्या रहे थे, वो यहाँ पे कब्जा कर रहे थे, तो उनकी मिलिट्री, उनके लोग एडमिनिस्ट्रेटिव वाले यहाँ रह रहे थे, तो उनको वो प्रोवाइड करा रहे हैं। उधर से मेनली क्या आ रहा था, उधर से मेनली आपका यूरोपियन कंट्री से गोल्ड और सिल्वर आ रहा था। तो आप लोग बोलेंगे नहीं सर इंडिया तो पहले से ही धनी देश था, सोना का देश बोला जा रहा, तो बट ऐसा कुछ हुआ तो पुराने दिनों में ट्रेडिशनली कुछ बहुत सारे आपने पढ़ा हुआ हिस्ट्री में कि बहुत सारे ड्रामेटिकल कंडीशन हुए थे, जिसके कारण क्या होता है इंडिया को सारे सिल्वर और गोल्ड को लूट लिया गया था और यहाँ पे सिल्वर गोल्ड की कमी हो गई थी। और लास्टली उस समय ऐसा इकोनॉमिक कंडीशन बना जिसमें क्या हुआ, यूरोप बहुत बड़ा पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करने लगा और बहुत पूरे वर्ल्ड पे कैप्चर कर लिया और नेचुरल रिसोर्स में वो सबसे आगे निकल गया और डेवलप भी कर लिया। इसलिए वो यहाँ से सब रॉ मटेरियल ले गया तो उधर से यूरोप फाइनल प्रोडक्ट ला के यहाँ पे लोगों को देते थे। जैसे ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा क्या हुआ, ये नहीं कि यूरोपियन हमारे ऊपर राज किए तो बहुत सारा ड्रॉबैक हुआ, नहीं ऐसा फ़ायदा भी हुआ, टेक्नोलॉजी हमें मिली, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी वहाँ पे इन्वेंट हो रही थी वो इंडिया में ला के वो लोग शेयर कर रहे थे। जैसे रेलवे आपके यूरोपियन ने दिया था हमारे यहाँ। दूसरा बात एजुकेशन भी हमारे पुराने ज़माने में थे एजुकेशन, बट जो मॉडर्न एजुकेशन था वो हमारे यूरोपियन से ही मिला था। ठीक है, और बहुत सारे डेवलपमेंट टीवी, टेलीफोन ये सब वगैरह हमारा यूरोपियन कंट्री के ही इन्वेंशन थी जो हमारे यहाँ के मॉडर्न में आई। ठीक है, तो अब देखिए शेयरिंग आपका क्या क्या हो सकती है ग्लोबलाइजेशन में। उस समय पहले फूड की शेयरिंग हुई, लोगों की पीपल्स की शेयरिंग हुई, एम्प्लॉयमेंट के लिए लेबर लोग को इंडिया से ले जाया जाता था, वहाँ फैक्ट्री में वर्क कराया जाता था। ठीक है, दूसरा बात फूड की शेयरिंग हुई, तो कैसे हुई देखिए, नूडल्स आप सुन रहे हो नूडल्स, तो नूडल्स चाइना से ओरिजिन हुआ था। कहाँ से हुआ था? चाइना से, और वो चाइना से सिल्क रूट के थ्रू, ट्रेड के थ्रू वो आपके वेस्टर्न कंट्री में चले गया, अमेरिका, और उसका नाम क्या पड़ गया वहाँ पे, उसका नाम पड़ गया सबगाटी। क्या बोलते हैं उसको वेस्टर्न कंट्री में? सबगाटी बोलते हैं। और चाइना में नूडल्स, तो चाउमीन हो गया, ये सब क्या हो गया आपका चाइनीज ओरिजिन है, चाइना में इसका आविष्कार हुआ और वो ट्रेड के थ्रू, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, सिल्क रूट के थ्रू वो फूड की भी शेयरिंग हो रही थी, तो नूडल्स वहाँ से ट्रेड के थ्रू ग्लोबलाइजेशन की तरह वो कहाँ चला गया, वेस्टर्न कंट्री में चल गया, वहाँ उसका नाम क्या डाला गया? सबगाटी। क्या बोला जाता है? सबगाटी। अब देखिए पास्ता का ओरिजिन आप लोग प्रेजेंट में पढ़ते हैं, एक इटालियन डिश है। ठीक है, इटालियन डिश है, बट उसका ओरिजिन कहाँ हुआ था पास्ता का ओरिजिन हुआ था अरब कंट्री में। यहाँ पे अरब कंट्रीज में, तो पास्ता अरब कंट्री में ओरिजिन हुआ और वो ट्रेड के थ्रू कहाँ चला गया? वेस्टर्न साइड में, और इटली एक जगह यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, इटली में जाके ये फेमस हो गया और आज हम लोग उसको जानते हैं पास्ता को इटालियन फूड्स। क्या जानते हैं लोग कि ये इटालियन फूड्स है, बट ये आपका पास्ता एशियन कॉन्टिनेंट में इसका आविष्कार हुआ था और ये अरब कंट्रीज में इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, बट ये ट्रेड के ग्लोबलाइजेशन के थ्रू वहाँ चला गया इटली, और इटली में वो काफ़ी फेमस हुआ था, वहाँ के लोग काफ़ी उसको पसंद करने लगे और ये काफ़ी वर्ल्ड में फेमस हो गया। उसी तरह से जैसे आप आए टमाटोज, पोटैटोज, सोया, वॉलनट्स, ये सब के बारे में हमें पता नहीं थी, तो ये सब आया अमेरिका से। ग्लोबलाइजेशन के कारण अमेरिकन लोग वहाँ पे खेती करते थे पोटैटो, तो वो लोग भी ट्रेड के थ्रू इंडिया, चाइना वगैरह आते रहते थे सिल्क रूट के थ्रू, तो उन्होंने लोग ने क्या किया, अपने साथ अपनी टेक्नोलॉजी को यहाँ लेके आया और यहाँ के लोगों को खेती करना सिखाया। ठीक है, तो पोटैटो, स्वीट पोटैटोज, टमाटो, सोया, वॉलनट, ये सब क्या थे आपके अमेरिकन ओरिजिन है और ये अमेरिका से आके यहाँ पे आके इनको सिखाया गया। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि यूरोपियन में भी बहुत सारे ऐसे देश थे जैसे स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, पोलैंड, ये सब काफ़ी डेवलप थे, पर वहाँ के लोग भी, जनता लोग काफ़ी गरीब थी। जैसे वहाँ के पुअर लोग को इतना पैसा नहीं था कि वो अपने आप को क्या करें, अपने आप का पेट भर सके, तो उन्होंने क्या की, इस टेक्नोलॉजी को अपनाया और वहाँ पे खेती करना स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, क्योंकि वो डिपेंडेंट थे कि कहीं और से फूड आएगा तो हम वहाँ की सरकार कि हम अपने जनता को देंगे और वो खा पाएंगे। तो उसने क्या किया, उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, क्योंकि वो अमेरिका में सिखाया जाता था और ट्रेड के माध्यम से क्या हुआ, टेक्नोलॉजी भी शेयर हुई, तो वहाँ जाने लगे यूरोपियन, वहाँ से सीख के और फिर यहाँ पे अपने देश में सिखाना स्टार्ट किया। तो आपको पता हुआ 1859 में 1858 में पोलैंड में स्टारवेशन हुआ था, यानी कि अकाल पड़ गई थी, वहाँ पे लोग भूखमरी हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे वो लोग जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ रही थी और एग्रीकल्चर इतना अच्छा डेवलप नहीं हो पा रहा था, जिससे क्या हो रहा था, लोगों को खाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इस कारण से वो उनको भूखमरी आ गई थी। और लास्टली वहाँ पे जो अमेरिकन था, इंडिया से पहले अमेरिका आज़ाद हो गया था, आपको पता ही है, न्यू वर्ल्ड इसलिए भैया को बोला जाता है, तो वहाँ से टेक्नोलॉजी लेके आएंगे यूरोपियन लोग
आज़ाद करने के बाद। और यहाँ पे पोलैंड में देखा कि कंडीशन खराब है तो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी खेती करने के एग्रीकल्चर, पोटैटोज, टमाटो, स्वीट पोटैटो, सोया उगाने की, वॉलनट उगाने की टेक्नोलॉजी को पोलैंड में इम्प्लीमेंट किया और वहाँ के पूरे किसानों को सिखाया। और लास्टली वो लोग क्या कि एग्रीकल्चर को अडॉप्ट किया, वहाँ की खेती करने लगे किसान लोग और वो अपने आप पे डिपेंडेंसी पे खत्म हो गया। फूड की डिपेंडेंसी दूसरे कंट्री पे जो थी पोलैंड की वो खत्म हो गई और वो अपने आप को सिक्योर कर लिया फूड पे कि वो उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फूड की कमी भी होगी तो वो दूसरे कंट्री से पे डिपेंडेंट नहीं होगा। एक आध कि 2-3 साल तक मैं अपने आप को खिला सकूँगा, ठीक है। तो ये अमेरिका से आया और इंडिया के लोगों को सिखाया गया क्योंकि इंडिया में भी यूरोपियन कंट्रीज़ का राज था, ब्रिटिश का रूल था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो यहाँ पे भी आके लोगों को सिखाया गया खेती करना कि स्वीट पोटैटो की खेती कैसे करते हैं, पोटैटो की खेती कैसे करते हैं, टमाटो, सोया और वॉलनट की खेती कैसे करते हैं। और इस तरह से वहाँ के ब्रिटिश लोग आए, यहाँ पर टेक्नोलॉजी सिखाई और यहाँ इंडियन किसानों से खेती कराई। और यहाँ के किसान खेती कराने के बाद क्या करते थे, अपने कंट्री यहाँ से जितना भी आप खेती हुई क्रॉप्स का उसको टैक्स के नाम पे लोगों से ले लिया जाता था। 75% और 25% ही छोड़ दिया जाता था किसानों को और 75% लेके वो अपने कंट्री लेके चले जाते थे सिल्क रूट के थ्रू और अपने लोगों का खाना पालन पोषण करते थे। तो यूरोप भी काफ़ी दिनों तक इंडिया पे डिपेंडेंट रहा एग्रीकल्चर में, इंडिया में खेती करा के यहाँ के प्रोडक्ट को ले जाके अपने देश में फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे और अपने लोगों को फायदा ज़्यादा देंगे, ठीक है। तो फूड के थ्रू भी ट्रेड हुआ आपका और आइडिया हाउस टेक्नोलॉजी के थ्रू तो हुआ ही हुआ। सो इसके साथ ग्लोबलाइजेशन का तो फूड का टेक्नोलॉजी का तो शेयरिंग हो ही रहा था, साथ ही साथ आपका किस चीज़ का शेयरिंग हो रहा था, डिजीज़ का। अब एक जगह के लोग दूसरी जगह जाएंगे तो इस यहाँ के लोग मान लीजिए कि टाइफाइड है, कोलेरा तो बहुत डेंजरस डिजीज़ भी तो हमारे साथ जाएंगे तो हमारा डिजीज़ है, जैसे कोरोना है, कोरोना चाइना में हुआ, वो चाइना के आदमी यहाँ आया तो उससे फैल गया। उसी तरह उस ग्लोबलाइजेशन में हमने ट्रेड टेक्नोलॉजी हाउस तो शेयर किए ही किए और वुमेन पावर को भी शेयर किया ही किया, पर साथ ही साथ हमने बहुत सारे डिजीज़ को भी शेयर किया। सो मैं अगले क्लास में डिजीज़ के बारे में कौन कौन से डिजीज़ वहाँ पे गए और एनिमल्स के थ्रू भी बहुत सारे डिजीज़ गए तो वो हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करता हूँ और मैं फिर से बच्चों से अनुरोध करता हूँ कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। हो सके तो मेरे ख्याल से इस नोट्स को कंप्लीट करते करते जो मैं आपको आधा नोट्स प्रोवाइड किया हूँ वहाँ तक जाते जाते हो सके तो मैं जूम पे आपका लाइव क्लास ले लूँगा आगे का, ठीक है। ये इसका नोट्स आधा ही दिया, वो कोई कंप्लीट नोट्स नहीं है, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। जहाँ तक मैं पढ़ा दूँगा इस नोट्स तक, उसके बाद इस चैप्टर के आगे नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूँगा जो बचे हुए टॉपिक्स के नोट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। धन्यवाद।